सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध वाले खतरे की। हालात यह है कि ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला करने को तैयार है। कभी भी पश्चिमी एशिया में युद्ध की आग भड़क सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का टाइमर ऑन हो गया है। विनाश की टिक टिक एक बार फिर साफ सुनाई देने लगी है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की खामोशी सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन वो महायुद्ध वाला संकल्प ले चुके हैं। बस तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये वक्त 24 घंटे भी हो सकता है और 48 घंटे भी। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी पूरी क्षमता के साथ तैयार किया जा रहा है। तो उधर ईरान ने भी तेवर दिखाए हैं। बता दिया है कि अगर हमला हुआ तो वो अरब देशों में ही अमेरिका को गंभीर चोट देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो भले ही ना करें, लेकिन जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी रोक दी है, इसीलिए संकेत हमला रोकने के हैं। लेकिन ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड ये बताता है कि ये सब कुछ छलावा है। पिछली बार भी ट्रंप ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले से 2 दिन पहले कहा था कि वो 2 हफ्ते में ईरान पर फैसला लेंगे, लेकिन 48 घंटे बाद ही बंकर बस्टर बॉम्ब बरसाए। कुछ ऐसा ही इस बार भी होता हुआ लग रहा है, क्योंकि अमेरिका की सैन्य तैयारियां बहुत तेज हैं। अमेरिका जिस तरह ईरान की घेराबंदी कर रहा है, वो ये बताता है कि ईरान पर कभी भी मिडनाइट अटैक हो सकता है। ईरान की ठीक वैसी ही घेराबंदी हो रही है जैसी मादुरो के अपहरण से पहले वेनेजुएला की हुई थी। बस इसी तैयारी की वजह से ट्रंप ने हमले वाले प्लान को थोड़ा विराम दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही नहीं चाहते हैं कि खामेनेई को हटाने का ऑपरेशन किसी भी तरह फेल हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ अटैक का प्लान है। साथ ही इस वक्त इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की मिसाइल बैटरी क्षमता भी पूरी नहीं है। अरब में अमेरिकी बेस पर भी एयर डिफेंस मजबूत किया जा रहा है। इस ऑपरेशन को आगे टालने का एक मकसद पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सहयोगियों की सहमति भी है। कई अरब देश अभी इस बात से सहमत नहीं है कि ईरान पर अमेरिकी अटैक हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान इसका बदला उनसे ले सकता है। ट्रंप हमले का फाइनल ऑर्डर तभी देंगे जब ये सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, और इन तैयारियों में अमेरिकी सेना का थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन चीन सागर से अरब सागर पहुंच रहा है। वेनेजुएला की घेराबंदी के लिए गए यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को भी कैरेबियन से वापस बुलाया गया है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना ईरान की पूरी घेराबंदी मुमकिन नहीं है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि हमले से पहले ईरान के समुद्री मार्ग को पूरी दुनिया से काट दिया जाए, ताकि ईरान के पास जवाबी हमले का विकल्प ही ना बचे। ये तैयारी सिर्फ समंदर में ही नहीं, हवा में भी हो रही है, क्योंकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार को अंडरग्राउंड मौजूद हैं। अंडरग्राउंड बेस की तबाही के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब जरूरी हैं। इन बंकर बस्टर बमों की डिएगो गार्सिया एयरबेस पर तैनाती के वक्त लगेगा। हालांकि C-17 कार्गो विमानों से यहां गोला बारूद भेजना शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर यहीं से उड़ान भरकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है। इस दौरान ईरान में सत्ता बदलने और हमला करने को लेकर बातचीत हुई। इसे एक तरह से अमेरिका के हमले का काउंटडाउन माना जा सकता है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी अमेरिका से तेहरान पर एयर स्ट्राइक की मांग की है। ट्रंप की इस सरप्राइज अटैक वाली योजना को ईरान भी समझता है, इसीलिए अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने भी अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। ईरान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हमला हुआ तो अरब में एक भी अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। IRG से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल ने कतर की राजधानी दोहा के होटल की तस्वीर जारी की है। कहा जा रहा है कि इसी होटल में कतर बेस से हटाए गए अधिकारी और सैनिक शिफ्ट हुए हैं। तस्वीर के साथ वो GPS कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं, जो मिसाइल टारगेट लॉक करने में इस्तेमाल होते हैं। एक धमकी भरा मैसेज भी है कि अपना सिर बचा कर रखो। इससे साफ है कि ईरान अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर सकता है। यहाँ 19 जगह पर अमेरिका का बेस है, जहाँ 40,000 से 50,000 तक अमेरिका के सैनिक तैयार हैं। ईरान के टारगेट पर सबसे पहले कतर का अल उदैद एयरबेस है। इराक में इरबिल असर एयरबेस पर 2,000 अमेरिकी सैनिक हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी फाइटर जेट के साथ कई हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कुवैत में 5,000 मरीन तैनात हैं। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट रिफ्यूलिंग फैसिलिटी है। जॉर्डन के अम्मान में 2,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई में
नेवल आर्मी और एयरफोर्स के 3 बेस हैं, जहां 6000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। ईरान की ये तैयारी सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के लिए भी एक चेतावनी है। युद्ध वाली इन तैयारियों के बीच ईरान में विद्रोह की आग अभी भी जल रही है। तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। तेहरान में ऐसी ही नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी ईरानी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इतनी सख्ती के बाद भी विद्रोहियों को किसी बात का डर नहीं है। ईरान का आरोप है कि विद्रोहियों को विदेशों से हथियार मिल रहे हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कर हिंसा की जा रही है, इसीलिए इनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। IRGC के गार्ड्स ने एक अस्पताल में घुसकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सड़कों पर उतरे लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो हर हाल में खामेनेई शासन का अंत चाहते हैं। इसके लिए वो सरकारी बिल्डिंगों और गाड़ियों को जला रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें पुलिस की गोलियों का भी डर नहीं है। पुलिस फायरिंग के बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी हमले का डर और देश के बिगड़ते ऐसे हालात खामेनेई की चिंता को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि ईरान में विद्रोहियों को चोरी छिपे फांसी दी जा रही है। दावा है कि विरोध प्रदर्शन के बीच 52 विद्रोहियों को फांसी दी गई। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है। मरने वालों में 165 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। 18,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईरान में 10 दिनों से इंटरनेट ब्लैकआउट। जाहिर है ऐसे हालात में अमेरिकी हस्तक्षेप ज्यादा दूर नहीं है। सत्ता की अगली कुंजी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान पर आधारित है। उनके एक बयान के बाद ये बहस छिड़ गई है कि क्या बॉलीवुड सांप्रदायिक आधार पर बंट गया है। क्या छावा सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने वाली फिल्म थी, इसलिए AR रहमान को काम मिलना कम हो गया है। इस पर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर नेताओं तक के बयान आ रहे हैं और वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार AR रहमान के बयान को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वाद विवाद और सांप्रदायिकता वाले एंगल पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें AR रहमान के बयान को बड़े कैनवस में चेक करेंगे। दरअसल इस विवाद की शुरुआत AR रहमान के एक इंटरव्यू से हुई, जिसमें उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। पहली बात उन्होंने बॉलीवुड में काम मिलने को लेकर कही। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो लोग रचनात्मक नहीं हैं वो फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिकता की बात भी हो रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। हाँ, कुछ बातें कानों तक पहुंची हैं, जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आराम करूंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि छावा फिल्म बांटने वाली फिल्म है। मेरा मानना है कि इसने विभाजन को भुनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मकसद बहादुरी को दिखाना है। AR रहमान की इन 2 बातों पर ही विवाद है। पहला कि बॉलीवुड में शायद सांप्रदायिक वाली बात भी चल रही है, और दूसरी बात यह कि छावा बांटने वाली फिल्म है। इन 2 बातों ने सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड सर्कल तक में नई बहस छेड़ दी है। गीतकार जावेद अख्तर ने रहमान के दावों को गलत कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मैं मुंबई में रहता हूं, सबसे मिलता हूं, रहमान को बहुत सम्मान मिलता है। ऑस्कर विनर जैसी महान शख्सियत के पास छोटे निर्माता झिझक महसूस करते होंगे। इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं यहाँ पर मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूँ। लोग दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। रहमान इतने बड़े आदमी है, छोटा मोटा प्रोड्यूसर तो डरता भी है उनके पास जाने पे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट। काम नहीं मिल रहा है वो तो आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ, इतने सालों से इतना गाया हूँ, मुझे भी काम नहीं मिल रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कम्युनल माइनॉरिटी एंगल जो भी आप कह रहे हो। म्यूजिक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि उन्होंने 5 साल में 25 साल का काम कर लिया। अब क्या किया जाए। बहुत काम किया उन्होंने और बहुत अच्छा काम किया है। ये बहुत डेंजरस कमेंट है। मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। भले ही AR रहमान ने बातें बॉलीवुड के संदर्भ में कही हो, लेकिन इसकी चर्चा दिल्ली में भी खूब हो रही है। अलग अलग दलों के नेता AR रहमान की बातों में जो तथ्य हैं उन्हें अपना राजनीतिक पॉइंट बढ़ाने के लिए रिडीम कर रहे हैं। किसी को रहमान की बातें सही लग रही हैं तो किसी को चुभ रही हैं।
उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए आर रहमान, पॉपुलर हैं। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। ए आर रहमान जी के आरोप में तथ्य नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे कलाकार भी है। मतलब ए आर रहमान को वो मुस्लिम है इसीलिए कोई काम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब इसके पहले तो उनको अनेक फिल्मों में उनको संगीत का काम मिला भी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई मतलब वहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं है। कई मुसलमानों को धर्म के वजह से काम नहीं मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है और इसको छुपाना भी नहीं चाहिए। रहमान कहीं और तो जाने वाले नहीं हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं काम करेंगे, कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये औरों को समझना होगा कि ये बात चलने वाली नहीं। ये बात सही है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में अगर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है, चाहे वो फिल्म जगत हो, दूसरा कोई जगत हो, तो ये बहुत ही दुखद है। ए आर रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूज़िक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का नतीजा है जो एक इतना बड़ा कंपोजर भी आज इस तरह की बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ए आर रहमान या कोई भी व्यक्ति को कोई भी कम्युनल कमेंट देना चाहिए। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, और सबको साथ मिलके काम करना है उनके टैलेंट के आधार पे। वैसे मामला सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्मगुरु और संत भी इस मामले में दखल देना चाहते हैं। वीएचपी और कुछ धर्मगुरु रहमान की बातों को गलत बता रहे हैं तो इसे बदनाम करने का तरीका भी कह रहे हैं। धर्म के कारण किसी को काम मिलना ना मिलना जो है ये पूरी तरीके से गलत है। उसके टैलेंट और उसकी सलाहियत के आधार पर काम मिलना चाहिए। हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि धर्म के आधार पर किसी को रोका जा रहा है। इन्होंने भी पूरा जीवन भारत के और हिंदू दर्शकों ने इनको सिर आंखों पर बिठाया। आज इनको काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्मन में झांकने के बजाय सिस्टम को गाली दे करके, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? फन और हुनर का कोई मजहब नहीं होता, इसको किसी मजहब का टाइटल नहीं लगाया जा सकता। जो लोग ये मजहब के एंगल से देखते हैं वो लोग समाज के दुश्मन हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ए आर रहमान ने इंडस्ट्री को कैमुअल कहा है। उनको इस तरह का बयानबाजी नहीं देना चाहिए क्योंकि एक अच्छे कलाकार रहे हुए हैं और उसी के कारण इनको ऑस्कर मिला था। जब इनके अंदर योग्यता थी तब इनको समाज ने स्वीकार किया और इनको ऑस्कर अवार्ड मिला। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ए आर रहमान को बॉलीवुड में कुछ गलत दिखा है। वो 2015 में असहिष्णुता वाले अभियान से भी जुड़े थे, जब देश में लेखक, गायक और अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अवार्ड वापसी का अभियान चलाया था तो उन्होंने समर्थन किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने भी असहिष्णुता का सामना किया है। अवार्ड वापसी के फैसले पोएटिक हैं। विरोध अहिंसावादी ही होना चाहिए क्योंकि हम गांधी जी की भूमि पर हैं। 2015 में एक बार रहमान को असहिष्णुता दिख चुकी है। हालांकि वो जिस 8 वर्षों में सत्ता परिवर्तन और सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं उसके भी आंकड़े हैं। 1992 से 2018 तक यानी 26 वर्षों में उन्होंने बॉलीवुड की करीब 50 फिल्मों में म्यूजिक दिया, यानी एक वर्ष में करीब 2 फिल्में। जबकि 2018 से 2025 तक यानी 7 वर्षों में उन्होंने करीब 15 फिल्मों में म्यूजिक दिया, यानी एक वर्ष में करीब 2 फिल्म में काम किया। इन आंकड़ों के आधार पर काम ना मिलने वाला तर्क थोड़ा कमजोर दिखता है। वैसे ए आर रहमान ने भले ही आज ये दावा किया हो उन्हें काम कम मिल रहा है, लेकिन जिस छावा फिल्म को बांटने वाला बता रहे हैं उस फिल्म में उन्होंने ही म्यूजिक दिया है जिसे काफी पसंद किया गया है। इतना ही नहीं, फिल्म रोजा, बॉम्बे और दिल से जैसी फिल्मों में भी म्यूजिक को काफी पसंद किया गया था। ताल का टाइटल ट्रैक आज भी लोगों को काफी पसंद आता है। लगान का मितवा और रंग दे बसंती का टाइटल ट्रैक युवाओं में आज भी जोश भर देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्लमडॉग मिलियनेयर के जय हो ने उन्हें ऑस्कर तक पहुंचाया। उनके शानदार काम के लिए उन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड, 2 ग्रैमी अवार्ड, 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वर्ष 2000 में पद्मश्री, वर्ष 2010 में पद्म भूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। हालांकि आज उन्हें यह लग रहा है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके काम को आज भी पसंद किया जाता है। वैसे ए आर रहमान के बयान पर राजनीति करने वाले हिंदू मुस्लिम एंगल भी तलाश कर रहे हैं।
लेकिन न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की इस कुंजी में एक्स्ट्रा जानकारी यह है कि ए.आर. रहमान का बचपन का नाम A.S. दिलीप था। रहमान के पिता को कैंसर की बीमारी थी, तभी एक सूफी संत ने पिता के इलाज में मदद की। दावा है कि इसके बाद उन्होंने अपना धर्म बदला। रहमान ने परिवार समेत इस्लाम धर्म अपना लिया और धर्म परिवर्तन के बाद नाम अल्लाह रखा रहमान हो गया। बॉलीवुड में धार्मिक आधार पर बंटवारे वाले विवाद के बाद अब चुनावी राजनीति की बात करते हैं, जिसमें आज का फोकस पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में इसी वर्ष अप्रैल मई में चुनाव है। उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक हमले बढ़ गए हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा में थे। यहां उन्होंने ममता सरकार पर नुकीले हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को वोटर बना रही है, केंद्र सरकार के काम को रोक रही है, भ्रष्टाचार के कारण लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ममता सरकार पर हमले के अलावा पीएम मोदी ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस पर हमने एक विशेष रील बनाई है आपके लिए, लेकिन पहले पीएम मोदी ने क्या कहा आप वो सुनिए। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा बेचती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। पीएम मोदी के तीखे हमले टीएमसी को चुभने लगे हैं। टीएमसी के नेता भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल विरोधी है। जो भी बंगाल को प्यार करता है वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ जाए। वो क्या करप्शन का बात कर रहा है? कुछ बरस पहले जो लोगों को वीडियो दिखाकर भाजपा वो करप्शन का एलिगेशन वो लोग ले रहे थे, आज तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेज में है, वॉशिंग मशीन में लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। बंगाल का जो भाजपा लोग है, जो सोचता है, जो बंगाल को प्यार करता है, वो भाजपा में नहीं रहेगा, वो तृणमूल में ही आएगा। ध्रुवीकरण की राजनीति और इसके साथ साथ विकास कर रहे हैं, ये दिखाते हुए प्रचार तो शुरू हो चुके हैं बंगाल में। एक तरफ दीदी और एक तरफ मोदी जी मैदान में उतर चुके हैं। दीदी मोदी की ये खेल है जो हमें देखने को पड़ेगा। कि हमें मालूम पहले था, चुनाव आते ही आप लोग आ जाएंगे बंगाल में और दीदी और मोदी की मुकाबला टक्कर हम देखते रहेंगे। चुनाव खत्म, अपने अपने घर वापस। पीएम मोदी के बंगाल दौरे से वंदे भारत स्लीपर का इंतजार भी खत्म हो गया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज से पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अभी तक वंदे भारत ट्रेनें केवल चेयर कार थीं, लेकिन अब लंबी दूरी की यात्रियों को ध्यान में रखते हुए और स्लीपर की शुरुआत कर दी गई है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर कैसी है, इस पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की है, जिससे आपको नई ट्रेन की जानकारी मिलेगी। देश की पटरी पर आज से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ेगी।
देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए भी क्योंकि देश में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, ऊपर के फ्लोरिंग की अगर बात करें तो फ्लोरिंग भी काफ़ी शानदार है और इसके साथ ही एक एलईडी स्क्रीन लगा होगा इसमें, जो कि एलईडी स्क्रीन आपको बताएगी कि ट्रेन किस रफ्तार से चल रही है, अगला स्टेशन कौन सा है। ये तमाम तरह की चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। इसमें काफ़ी कंफर्टेबिलिटी है और इसके साथ ही जो होल्डिंग एरियाज़ है वो होल्डिंग एरियाज़ को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। रीडिंग लाइट्स लगाई गई है जो पहले नहीं हुआ करता था। एक ब्रेकेबल भी रखा गया है कि अगर आपको ट्रेन में किसी तरह की परेशानी हो रोकना है तो उसको ब्रेक करके आप इसको ट्रेन को रोक भी सकते हैं। अगर हम साइड की बात करें तो साइड में भी यहाँ पे एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है जिसमें कि AC 3 के साइड लोअर की सीट पे जो लोग हैं वो भी अपना सामान रख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि वंदे भारत स्लीपर का भोजन जो होगा वो स्थानीय होगा और उसको ध्यान में रख के जो है उसको कोऑर्डिनेट किया गया है। ये स्थानीय फूड है। आपको ये पुलाव है जो बंगाल में मिलता है, बंगाल का रसगुल्ला आपको दिख रहा होगा और बंगाल का लोकल खाना, चूंकि ये ट्रेन बंगाल से निकल रही है तो बताया गया था कि IRCTC की तरफ से इस ट्रेन में लोकल खाना दिया जाएगा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के साथ साथ पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम ने पश्चिम बंगाल में 3,250 करोड़ से ज्यादा रुपए के रेल सड़क प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी 2 दिन के बंगाल और असम दौरे पर हैं। आज बंगाल के बाद पीएम मोदी असम पहुंचे, जहां उन्होंने गुवाहाटी में रोड शो किया। और अब बात करते हैं एक ऐसी धमकी की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। ये धमकी बॉलीवुड के मशहूर सिंगर को दी गई है। ये धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई है। इस धमकी की सबसे बड़ी बात क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। बॉलीवुड का वो सिंगर जो मिट्टी में मिल जावा गाने को लेकर मशहूर है, उन्हें मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई है। अब तक की जानकारी के अनुसार लॉरेंस गैंग को सिंगर से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि पैसे लेने के लिए डराया जा रहा है। अब आप सिर्फ 2 पॉइंट से समझिए कि ऑडियो कॉल के जरिए सिंगर को क्या कहा गया है, कैसे डराया गया है। पहले कॉल किया गया, उसके बाद वॉइस मैसेज भेजा गया। ये कहा कि 1 हफ्ते में 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। लॉरेंस गैंग का धमकी वाला लंबा इतिहास रहा है। लॉरेंस के गुर्गों की हिट लिस्ट में बॉलीवुड के कई बड़े नाम हैं। इस बार सिंगर बी प्राक को चुना गया है, वो भी दूसरे सिंगर के जरिए। इसकी पूरी कहानी आपको सिर्फ 20 सेकंड में बताते हैं। विदेशी नंबर से कॉल आया था, उसके बाद वॉइस मैसेज भेजा गया। कॉलर ने अपना नाम आरजू बिश्नोई बताया। ये लॉरेंस गैंग का सदस्य है। पहले भी इसका नाम कई मामलों में सामने आ चुका है। वॉइस नोट पंजाबी सिंगर दिलनूर को भेजा गया। मतलब ये कि एक दूसरे पंजाबी सिंगर के जरिए सिंगर बी प्राक को धमकाया गया। ये कहा गया कि तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, मिल के चलेगा तो ठीक है, वरना जिस देश में भी जाएगा बड़ा नुकसान होगा। इसे फेक कॉल मत समझना। आप सुनिए और समझिए लॉरेंस गैंग के गुर्गे कैसे खुलेआम एक सिंगर को धमकी दे रहे हैं। आपको ये सुनवाते हैं कि आरजू बिश्नोई की धमकी में क्या कहा गया है। हेलो, आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बी पार को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे यार। इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है, मिलके चलेगा ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर करियर शुरू किया था। मन भरिया गाने से बतौर गायक डेब्यू किया। पंजाबी और बॉलीवुड के लिए कई गाने गाए हैं। एनिमल फिल्म के गाने से इनको खूब लोकप्रियता मिली। उन्होंने लगभग 20 से 25 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए हैं। इमोशनल और देशभक्ति वाले गानों के लिए बहुत मशहूर हैं। कुछ फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन भी किया है। लॉरेंस गैंग पहले भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकी दे चुका है। आज आपको ये भी देखना चाहिए कि कैसे इसकी हिट लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं और किन विवादों की वजह से लॉरेंस गैंग फिल्मी कलाकारों को टारगेट करता रहा है। सलमान खान को कई बार धमकी दी जा चुकी है। ये मामला काले हिरण के शिकार का है। कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी धमकी दी गई थी। निहंग सिखों के अपमान के आरोप में धमकी दी गई। गायक हनी सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। अब सिंगर बी प्राक से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। और आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो आज मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। जहरीला पानी पीने से बीमार लोगों से मुलाकात की, अस्पताल में जाकर उनका दर्द जाना। सरकार पर कई गंभीर सवाल भी उठाए।
राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। राहुल भागीरथपुरा भी गए और दूषित पानी से जान गंवाने वाली गीता बाई और जीवन लाल के परिवार से मिले। दोनों परिवारों को उन्होंने सहायता राशि वाला चेक दिया। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन पहुंचे। यहां उन्होंने दूसरे प्रभावितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इंदौर में 20 पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए। राहुल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है। परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए। राहुल गांधी ने कैसे आरोप लगाए, आपको आइए बताते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। ये कहा कि पानी में जहर है, हवा में जहर है, दवा में जहर है, जमीन में जहर है, लेकिन जवाब मांगने पर बुलडोजर चलता है। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी अर्बन मॉडल है। सिर्फ इंदौर में ही नहीं, अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां ये काम करवाया है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं असम के गुवाहाटी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उन्होंने रोड शो किया था और उसके बाद देखिए यहां मौजूद हैं, जहां इस वक्त एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे इन तमाम लोगों को जो उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद हैं इस वक्त, और इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं ये सोचकर भावुक भी हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय जहां आए दिन रक्तपात होता था, आज वहीं संस्कृति के अद्भुत रंग सज रहे हैं। एक समय जहां गोलियां की गूंज थी, आज वहां खाम और सिफुंग की मधुर ध्वनि है। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। डबल इंजन सरकार को शांति और विकास की जो जिम्मेदारी दी, आपके आशीर्वाद से हमने उसे पूरा करके दिखाया। 2020 के बोडो शांति समझौते ने वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाया। इस समझौते के बाद भरोसा लौटा और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा को अपना लिया। समझौते के बाद बोडो क्षेत्र में शिक्षा और विकास के नए अवसर तैयार हुए। शांति केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनी। और इसमें आपके प्रयासों की सबसे बड़ी भूमिका रही। और अब वक्त खत्म हो चुका है सत्ता में आज का। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब वक्त है Realme 16 Pro सीरीज के बारे में बात करने का। आइए जानते हैं इसकी पावरफुल बैटरी, दमदार परफॉर्मेंस के साथ साथ और क्या है इसमें खास। खबर कभी समय देखकर नहीं आती है, कभी सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज तो कभी देर रात फॉलो अप। ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे फोन की जो बिना रुके साथ निभाए। Realme 16 Pro सीरीज, इसकी 7000 mAh टाइटन बैटरी हमारी बिजी रूटीन को आसानी से हैंडल करती है। इसमें है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट जो देता है बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसका ऑर्किड पर्पल और कैमेलिया पिंक कलर इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है जो देता है आपको पर्सनल टच। यानी पावरफुल बैटरी, दमदार परफॉर्मेंस के साथ दिखना हो स्टाइलिश,
तो Realme 16 Pro सीरीज बन सकता है आपका भरोसेमंद पार्टनर।